हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक चालू करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। देखिए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, हम लोग इसको आईएफआरएस के हिसाब से पढ़ रहे हैं। इसका स्टैंडर्ड है IAS 40। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी अकाउंटिंग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मीनिंग डिस्कस करते हैं, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मीन्स वो प्रॉपर्टी मतलब लैंड या फिर बिल्डिंग या फिर दोनों की दोनों, लैंड और बिल्डिंग और बोथ, है ना। ये हमने किस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से रखा है, इसको हमने रखा है स्टूडेंट्स फॉर अर्निंग रेंटल। मीन्स किराए की इनकम अर्न करने के लिए रखा है, या फिर फॉर अर्निंग कैपिटल एप्रिसिएशन। मीन्स या तो हमने कोई लैंड बिल्डिंग एक्वायर करी है, खरीदी है, ठीक है। उसको किस लिए खरीदा है, क्योंकि हम उसको रेंट पे देते हैं, आगे किराए पे देते हैं, ठीक है। या फिर हम उसको रेंट पे नहीं देते, बट हमने प्रॉपर्टी परचेज कर ली बस केवल उसकी एप्रिसिएशन के लिए कि वैल्यू बढ़ जाए, ठीक है ना। आप लोग भी अपने घर वगैरह के अंदर प्रॉपर्टीज कई बार इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से परचेज करते हो, ठीक है। कि आपने खरीदी और लैंड खरीद के कहीं पे लेके डाल दी, हाईवे पे जमीन खरीद ली और उसको रख लिया लेके। अब उससे धीरे धीरे क्या है, वो वैल्यू बढ़ती जाएगी। या फिर कई बार आप क्या करते हो कि मान लो आपने बना बनाया घर खरीद लिया और उसको खरीद के आपने किराए पे चढ़ा दिया। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने ये प्रॉपर्टी जो है वो रेजिडेंशियल यूज के लिए रेंट पे दी है या किसी को कॉमर्शियल यूज पे रेंट के लिए दी है। इन दोनों ही केसेस में वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही क्लासिफाई होगी। अब जैसे मान लो आप छोड़ो, आपने गोदरेज प्रॉपर्टीज का नाम सुना है? गोदरेज प्रॉपर्टी इंडिया में रियल एस्टेट कंपनी है, बहुत बड़ी लिस्टेड कंपनी है, शेयर भी है इसका। तो गोदरेज प्रॉपर्टी क्या करता है, प्रॉपर्टीज को डेवलप करता है, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टी वो डेवलप करके रेंट पे दे देता है, ठीक है ना, किराए पे दे देता है। वो रेंट पे कुछ प्रॉपर्टीज तो रेंट पे इस तरीके से देता है कि जैसे किसी को फ्लैट मतलब रहने के लिए दे दिया, ठीक है ना। उसने बहुत सारे फ्लैट्स डेवलप करे और उसने किराए पे आगे रहने के लिए दे दिया किसी को, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को, इंडिविजुअल्स को रहने के लिए दे दिया। कई जगहों पे वो जैसे शॉपिंग मॉल्स होता है वो डेवलप करता है, या शॉपिंग मॉल में कोई पूरा का पूरा फ्लोर खरीद लिया, ठीक है, और पूरा का पूरा फ्लोर किसी को रेंट पे दे दिया, ठीक है। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल दूं, एक कंपनी है ए लिमिटेड। ए लिमिटेड ने एक शॉपिंग मॉल है बहुत बड़ा, उसमें एक फ्लोर पूरा का पूरा शॉपिंग मॉल का खरीद के किसी को रेंट पे दे दिया। किसको रेंट पे दे दिया? सपोज KFC को रेंट पे दे दिया, और उससे बहुत अच्छा अमाउंट का रेंट आता है। तो क्या ए लिमिटेड के लिए ये जो इसने ये पूरी शॉपिंग मॉल में जो जगह परचेज करी है, पूरा का पूरा फ्लोर परचेज किया है, जो ये रेंट पे दिया है इसने KFC को, क्या ये जो असेट्स है ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है क्या? यस, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। अब भले ही KFC जो है मतलब वो उसको कमर्शियल यूज में मतलब रेंट पे दिया है, ठीक है, बट ए लिमिटेड के लिए क्या है, ये असेट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। ऐसे ही अगर ए लिमिटेड क्या करता, बहुत सारे फ्लोर्स बना के और बहुत सारे इंडिविजुअल को अपार्टमेंट्स में रहने की जैसे जगह देते हैं, जैसे DLF करती है, ठीक है, तो वो भी क्या कहलाती, वो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाती। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, वो प्रॉपर्टी किसी भी यूज में सामने वाला पर्सन ले, बस आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने उसको किराए पे दे रखी है, ठीक है, या फिर असेट्स हेल्ड फॉर एप्रिसिएशन है। तो दोनों ही केसेस में वो क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। अच्छा सर, मान लो कि जैसे वो असेट्स हमने खरीदा और उसको खुद के बिजनेस में यूज ले रहे हैं। जैसे आपने लैंड और बिल्डिंग परचेज करी और उसको खुद के बिजनेस में काम में ले रहे हो, ठीक है। तो क्योंकि आप उसको बिजनेस में यूज ले रहे हो, जैसे आपने उसका गोडाउन बना दिया,
है ना, आपने उसकी फैक्ट्री बना दी, आप उस प्लेस का, उस प्रॉपर्टी पे अपना ऑफिस बना देते हो, तो क्योंकि खुद के बिजनेस में काम में आ रहा है तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है और उस पर लगेगा IAS 16। तब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IAS 40 अप्लाई नहीं होगा। मीन्स हमें ये पहले तो स्कोप चेक करना चाहिए कि सारी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो किधर जा रही है ना, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या फिर वो IAS 16 में क्लासीफाई होगा। क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोई भी असेट्स, अब जैसे हम अभी ये रूम में बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पे स्टूडियो है, तो ये स्टूडियो जो है ये मेरे खुद के पर्सनल यूज में आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि वो पर्सनल यूज में आ रहा है, मतलब बिजनेस के यूज में आ रहा है, सॉरी, बिजनेस के यूज में आ रहा है, तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। लेकिन मेरे पास बच्चों से फीस आती है और मैं उस फीस से धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ, प्रॉपर्टीज परचेज करता रहता हूँ, कभी लैंड परचेज कर लिया, कभी पूरी मान लो कोई हाउस परचेज कर लिया। तो जो इन्वेस्टमेंट्स पर्पस के लिए है, मेरा ऑब्जेक्टिव उधर बिजनेस करने का नहीं है, मैं बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव नहीं रखता कि उधर अपना व्यापार करूंगा, तो वो जो प्रॉपर्टीज है वो IAS 40 में क्लासीफाई होती है। ऐसे ही मानो कि जैसे अब कोई बिल्डर है, बिल्डर क्या करता है, प्रॉपर्टी परचेज करता है और हैंड टू हैंड सेल कर देता है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको शॉर्ट टर्म में सेल करने का, ठीक है ना। किसी बिल्डर ने बिल्डिंग बनाई या बिल्डिंग बनी बनाई खरीदी, जो भी है, ठीक है, जनरली तो बिल्डिंग बनाते हैं बिल्डर लोग, और बना के फ्लैट्स रेडी करके उसने हैंड टू हैंड बेचने का सोच रखा है पहले से ही। तो क्या ये भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है क्या? नहीं। तब ये IAS 2 में जाएगा और इन्वेंटरी बन जाएगा। सोचने वाली बात है, ठीक है भाई। यहाँ पे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो लॉन्ग टर्म, ऐसे थोड़े ये जब अपन बात करते हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है, रेंटल अर्न करने के लिए अपन ने खरीदी है कोई प्रॉपर्टी, या फिर एप्रिसिएशन के लिए, ठीक है। अब एप्रिसिएशन कैसा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन के लिए खरीदी हो एटलीस्ट, ठीक है ना, मोर देन 1 ईयर। अब बिल्डर क्या करते हैं, बिल्डर प्रॉपर्टी बनाते हैं और उसको बनाते ही बेचने का सोचते हैं, तो वो उसके लिए क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है, ठीक है। तो आप सोचो जैसे ये गोदरेज प्रॉपर्टीज है। अब गोदरेज प्रॉपर्टीज कि जब आप बैलेंस शीट चेक करोगे, क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी, आप इसकी बैलेंस शीट चेक कर सकते हो, तो इसमें बहुत तरह तरह की प्रॉपर्टीज आ रही होगी। कैसे? कुछ प्रॉपर्टीज होगी जो इसने बना के रेंट पे दे रखी है, जिसको ये कभी बेचना नहीं चाहता, ठीक है ना। ये बोलता है कि तो मैं इससे केवल किराया कमाऊंगा, किराया अर्न करूंगा। तो वो कौन से स्टैंडर्ड में क्लासिफाई होगी, IAS 40 में। मतलब वो क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। कुछ प्रॉपर्टी है ये बना के तुरंत सेल करना चाहता है, तो ये इसकी क्या है, इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री है तो उसके ऊपर कौन सा लग जाएगा, IAS 2 लग जाएगा। IAS 2 किसका होता है, इन्वेंट्री का होता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अब मान लो गोदरेज प्रॉपर्टी का खुद का ऑफिस है, खुद का भी तो ऑफिस होगा ना, जहां पे ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते होंगे। तो इनका जो खुद का ऑफिस है, तो वो पूरा बिल्डिंग जो है, ऑफिस जो है, क्योंकि वो इसके बिजनेस में यूज आ रहा है, तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, IAS 16 वहां पे अप्लाई होता है। समझ में आए? मतलब सोचने वाली बात है कि स्टैंडर्ड्स, प्रॉपर्टी तो एक ही है भाई, लैंड है, बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी तो एक ही है, लेकिन उसके क्लासिफिकेशन कई तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है कि अगर वो रेंट पे देने का सोच रहा है ना, रेंट पे दे रहा है, उसको बेचने का उसका मन में बिल्कुल विचार नहीं है, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। अगर वो उसको खरीदेगा बेचेगा तो IAS 2 इन्वेंट्री है। और अगर वो उसको ऑफिस, खुद का ऑफिस है, तब वो क्या है उसका,
तब वो उसका IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। समझ में? बिल्डर वाली बात भी आ गई आपको। ठीक। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है ना, मतलब कोई मान लो बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग दोनों है अपने पास एक, है ना। हम क्या कर रहे थे, उसको ऑफिस के लिए अपने यूज ले रहे थे। तो ऑफिस के लिए यूज ले रहे थे तो क्या अप्लाई हो रहा था उस पर बताओ? IAS 16। नहीं याद है तो आप याद रख लो, IAS 16 जो होता है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का होता है। तो अभी हम क्या कर रहे थे, मान लो हमारा एक सपोज मुंबई में ऑफिस है, ठीक है, ये मुंबई वाला ऑफिस है। अब गवर्नमेंट की मान लो कोई रिस्ट्रिक्शन आ गई, गवर्नमेंट ने बोला कि आप ऐसा करो, इस ऑफिस को हटा के कहीं और ले जाओ, ठीक है ना। हम ऑफिसेस और फैक्ट्रीज जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं। मान लो ये ऑफिस नहीं है हमारा, फैक्ट्री है सपोज, ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई सॉरी ये ऑफिस नहीं है आपकी, फैक्ट्री है। तो गवर्नमेंट ने कहा ये मुंबई से फैक्ट्रीज हटा लो, अब हम फैक्ट्री अलाउ नहीं करेंगे। तो ये आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट थी, आपके पर्सनल आपके बिजनेस में काम में आ रही थी, है ना। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप इसको सपोज जो है मुंबई के बाहर लेके जा रहे हो। सपोज आपने पुणे में शिफ्ट कर दिया, अपनी जो फैक्ट्री है वो पुणे के बाहर कुछ एरिया, सबर्ब्स जिसे अपन बोलते हैं, उधर आपने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, ये जो आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, जो फैक्ट्री है मुंबई वाली, अब आप इसको बेचोगे। तो बेचोगे तो ये क्या हो गया, हेल्ड फॉर सेल हो गया। हेल्ड फॉर सेल हो गया। सोचो भाई, मुंबई की अब आपकी जो फैक्ट्री है, गवर्नमेंट ने क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस डाल दी है, तो आप इसको क्या करोगे, बेचना चाहते हो, ठीक है। जितना रिलोकेशन करना था कर दिया आपका, ठीक है, क्योंकि अब फैक्ट्री है, प्रॉपर्टी तो कहीं खिसक नहीं सकती है। तो अब आप क्या करोगे, उसको बेचोगे, ठीक है। तो आपने हेल्ड फॉर सेल रख रखा है। तो हेल्ड फॉर सेल जैसे ही आपने बोला, हेल्ड फॉर सेल जैसे ही आपने बोला, तो क्या ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी क्या? भाई अभी तक तो IAS 16 लग रहा था इस पे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का IAS 16 होता है नहीं। तो अब लगेगा अब IFRS 5। IFRS 5 किसका है? नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल का। IFRS 5 किसका होता है? नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल का। तो स्कोप आपको क्लियर होना चाहिए। स्कोप क्या है बताओ? जैसे मैंने बताया कि अगर वो प्रॉपर्टी आपने किराए पे दी है ना, मान लो किसी को भी किराए पे दी, मेरे को उस बात से कोई मतलब नहीं है कि किसको किराए पे दी है, तो जिसको भी आपने रेंट पे दी है, तो उस केस में वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है। अगर आप उसको खुद के बिजनेस में काम में लेते हो, ठीक है, जैसे ये हमारा खुद का बिजनेस है, हमने कोई स्टील प्लांट डाल रखा है, हमने कुछ भी डाल रखा है, तो खुद के बिजनेस में कुछ काम में आ रही है, तो वो IAS 16 है। उसे क्या बोलते हैं? ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। टेक्निकल नेम क्या है? ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ठीक है। अब असेट्स अगर किसी आपको रीलोकेशन करना पड़ गया, ठीक है, तो उस पर क्या लगेगा? असेट्स हेल्ड फॉर सेल, ठीक है। IFRS 5 जिसका पूरा नाम है नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल है, ठीक है ना। ये मान लो रीलोकेशन हो रहा है। अब प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक, अगर स्टॉक की तरह प्रॉपर्टी हेल्ड करते हो तो उस पर क्या लगता है? IAS 2, जिसे हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री का। IAS 2 किसका होता है? इन्वेंट्री का होता है। अब एक नई चीज है ना, समझो देखो, एक तो होता है प्रॉपर्टी का, जो होते हैं प्रॉपर्टी डेवलपर, है ना, जैसे रियल एस्टेट जो बड़े बड़े जाइंट्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज है, प्रॉपर्टी डेवलपर्स, ठीक है। जैसे मैंने बताया गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गई, या आपका DLF हो गया, ठीक है। ये क्या करते हैं भाई? प्रॉपर्टी डेवलप करते हैं, किसी कहने पे डेवलप नहीं करते, खुद ही डेवलप करते रहते हैं। लैंड एक्वायर करते हैं, कहीं पे खरीदते हैं लैंड, और उसके बाद उस एरिया में प्रॉपर्टी बनाते हैं, और फिर उसको या तो बेचते हैं या किराए पे देते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टी पूरा फिनिश करके बेचते हैं या किराए पे देते हैं। कई लोग होते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स,
कॉन्ट्रैक्टर में आपको ऑब्वियसली फर्क पता होगा कॉन्ट्रैक्टर और डेवलपर में प्रॉपर्टी के। कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं कि जैसे आप अपना घर बनवाते हो किसी कॉन्ट्रैक्टर से, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि वो खुद के लिए काम थोड़े कर रहा है, वो तो दूसरे के लिए काम कर रहा है। वो किसी को उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उस प्रॉपर्टी को बना के दे रहा है, ठीक है। जैसे आपने सुना LNT, लार्सन एंड टर्बो, तो लार्सन एंड टर्बो जो है ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर में डील करती है कंपनी, और ये कंस्ट्रक्शन करके देती है। जैसे गवर्नमेंट के बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये काम करके देती है उसके ऊपर। तो अब ये खुद क्या है, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्टर है। तो इसके ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड लगता है, IFRS 15, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। आपने ये मूवी देखी है क्या? ये मूवी में जो है ये अक्षय कुमार जैसे सचिन टिचकुले का रोल जो है वो प्ले करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, दूसरों के कॉन्ट्रैक्टर है बेसिकली। तो कॉन्ट्रैक्टर अब आप समझ जाओगे, ठीक है, जो मैंने कहा। अगर मान लो अब अपन आते हैं एक और टॉपिक पे, लीज से रिलेटेड बात करते हैं। भाई लीज और इस स्टैंडर्ड का IAS 40 का और लीज का क्या रिलेशन है? IAS 40 और लीज का स्टैंडर्ड क्या है बताओ? IFRS 16 है। आपको पता होगा लीज के बारे में बिल्कुल एक छोटी सी बेसिक बात, कि लीज है ना दो तरह की होती है, ठीक है। एक तो होती है ऑपरेटिंग लीज और एक फाइनेंस लीज होती है, ठीक है। बट जो IFRS 16 आया है ना, वो ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज किसके हिसाब से बोलता है? वो बोलता है लेसर पॉइंट ऑफ व्यू से। लेसी पॉइंट ऑफ व्यू से पता है आपको कि ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज का आजकल क्लासिफिकेशन बंद कर दिया है, ठीक है। वो अपन नहीं डिस्कस कर रहे अभी। लेसी तो अपनी जितनी भी असेट्स होती है वो सारी की सारी बुक्स में रिकॉग्नाइज करता है। जब भी लीज पे असेट्स लेता है तो वो एंट्री पास करता है, क्या? क्योंकि अच्छा दो पार्टीज है ये तो पता है, वो लेसर मतलब जो असेट्स लीज पे देता है, लेसर की वो लेसर बेसिकली ओनर होता है नॉर्मली प्रॉपर्टी का, ठीक है, और लेसी एक तरीके से किराएदार होता है। अब यहाँ पे लीज कैसे आ गया बीच में? आप बोलोगे सर लीज कैसे आ गया? देखो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज जो होती है उसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। बेसिकली लैंड एंड बिल्डिंग है ये, या तो इसका ऑब्जेक्टिव है रेंट पे देना या एप्रिसिएशन करना। तो जो रेंटल शब्द है ना, रेंटल शब्द किससे लिंक है? लीज से। रेंटल जो वर्ड है वो किससे लिंक करता है? लीज से लिंक करता है, ठीक भाई। मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैंने खरीद के अब मैं उसको किराए पे दूंगा, तो किराए पे दूंगा तो क्या बनेगा भाई? लीज एग्रीमेंट ही तो बनेगा। लीज एग्रीमेंट बनेगा तो फिर कहीं ना कहीं कौन सा पिक्चर आ जाएगा, कौन सा स्टैंडर्ड पिक्चर में आ जाएगा? IFRS 16 आ जाएगा, ठीक है। तो अब थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं कि IAS 40 और IFRS 16 का आपस में क्या रिलेशन है। देखो हम बात करते हैं पहले लेसर के हिसाब से ही बात कर रहे हैं, और बात करते हैं ऑपरेटिंग लीज की। आपको पता होगा ऑपरेटिंग लीज जो होती है वो बेसिकली शॉर्ट टर्म लीज होती है। इसमें क्या होता है कि हम बेसिकली केवल किराए पे असेट्स देते हैं, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हमने उस असेट्स को बहुत लॉन्ग टर्म के लिए लीज पे दिया है, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे किराया देते रहो और असेट्स का इस्तेमाल करते रहो। सिंपल बात यह है। अपन जो है अपने कई बार आपके घरों में नीचे दुकानें होती है, आप किराए पे देते हो, आपने देखा है ऐसा कभी हुआ है? या फिर आप अपने घर रेंट पे देते हो, तो आप उसको एक तरीके से बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, जिंदगी भर के लिए नहीं दे रहे आप उसको। तो वो लीज क्या होती है? एक ऑपरेटिंग लीज होती है ना। आप घर में देखते हैं, अपन मान लो एक पूरा फ्लोर है तो अपन ने रेंट पे दे दिया, ग्राउंड फ्लोर रेंट पे दे दिया, तो ये सब क्या है? ऑपरेटिंग लीज का एग्जांपल होता है। सिंपली बात ये है, ठीक है। अब ऑपरेटिंग लीज में ओनर जो रहता है वो, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव कभी भी उस असेट्स को बेचने का नहीं होता, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं कि लेसी के पास चली जाएगी। असेट्स का लास्ट तक ओनर लेसर ही रहता है, ठीक है ना। असेट्स हम लीज पे दे तो रहे हैं, लेकिन वापस से लास्ट में ले लेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं लेंगे, है ना। 1 साल बाद ले लेंगे, 2 साल बाद ले लेंगे, बेसिकली किराए पे दिया है, सिंपल। तो यही
जो लेसर है, लेसर क्या रहता है, ओनर रहता है, ठीक है। अब क्योंकि वो उसने जो असेट्स परचेज करी है वो रेंट पे दे रहा है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रेंट कमाना। तो इस पे कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IAS 40 लगेगा। ध्यान सुनना, लेसर के लिए ऑपरेटिंग लीज में IAS 40 ही लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि इसके अभी भी बुक्स में, इसकी लेसर की बुक्स में अभी भी असेट्स आ रही है ना, उसने कोई बेची थोड़ी है एसेट्स, शॉर्ट टर्म लीज के लिए दिए। तो हम बात करें एज अ प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी की रिकॉग्नाइजेशन कैसे होगी, प्रॉपर्टी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, वो सब कौन बताएगा, IAS 40 बताएगा। हाँ, जो रेंट मिलेगा उसके बारे में अकाउंटिंग कौन बताएगा, IFRS 16 बताता है लीज का, ठीक है। लीज की अकाउंटिंग कि भाई रेंट की अकाउंटिंग कैसे करोगे आप, जो रेंट मिल रहा है उसको बुक्स में कैसे दिखाओगे, वो कौन बताएगा, IFRS 16 बताएगा, ठीक है। बट प्रॉपर्टी जो है एज अ होल, उसका रिकॉग्नाइजेशन वगैरह किस तरीके से होगा, वो IAS 40 बता रहा है, ठीक है। बात करें फाइनेंस लीज की, फाइनेंस लीज में एक तरीके से असेट्स जो है वो विदा हो जाती है विदा मतलब कि मान लो अब आपकी असेट्स वो नहीं रही, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म लीज होती है। जितनी असेट्स की लाइफ होती है करीबन हम लोग उतने ही असेट्स को लीज पे दे देते हैं, उतने ही टाइम के लिए असेट्स को लीज पे देते हैं। जैसे असेट्स की लाइफ 10 साल है, तो लेसर लेसी को असेट्स कितने साल के लिए देता है, 10 साल के लिए दे देगा, 9 साल के लिए दे देगा। मीन्स जो उसकी लाइफ जो है असेट्स की, उसका जो यूज जो ज्यादातर करेगा वो कौन करेगा, लेसी करेगा। तो इसलिए मान लेते हैं कि असेट्स जो है स्टार्टिंग से ही पराई हो गई है। तो इसकी बुक्स में फाइनेंस लीज के अंदर क्या होता है, असेट्स को डी रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है। असेट्स क्या हो जाती है, डी रिकॉग्नाइज हो जाती है। और एक बुक्स में इसके लीज रिसीवेबल्स रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। और किससे लेने हैं पैसे, इसको पैसे लेने हैं, मतलब लीज की इनकम जो है वो धीरे धीरे बुक हो जाएगी, ठीक है। तो इधर कुछ इंटरेस्ट वगैरह की भी बातें जाती है, बट मैं अभी फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग डिस्कस नहीं कर रहा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि फाइनेंस लीज में लेसर के पास से असेट्स क्या हो जाती है, डी रिकॉग्नाइज हो जाती है, असेट्स उसकी बुक से हट जाती है। तो जैसे ही असेट्स लेसर की बुक से हट जाएगी तो अब फिर बात ही खत्म, यहां पे कोई मतलब ही नहीं है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और इसका। तो आपको ये बात समझनी है कि लीज के अंदर, है ना, जब हम लीज पे देते हैं असेट्स, ठीक है, लेसर की बुक्स की बात करो तो चेक करना होता है कि ऑपरेटिंग लीज है कि फाइनेंस लीज है। ऑपरेटिंग लीज है तो शॉर्ट टर्म लीज है, तो अभी भी वो प्रॉपर्टी इसकी बुक्स में है, तो उस प्रॉपर्टी पे IAS 40 अप्लाई होता है। बट फाइनेंस लीज के अंदर असेट से डी रिकॉग्नाइज हो गई तो फिर किस पे लगाओगे स्टैंडर्ड आप, तो IAS 40 अप्लाई नहीं हो सकता। तो नो IAS 40 एप्लीकेशन, राइट। तो बिल्कुल बेसिक मैंने आपको बातें बताई, ज़्यादा बताने का ऑब्जेक्टिव नहीं है यहाँ पे, ये ज़्यादा नहीं बता रहा मैं आपको, भी मेजरमेंट वगैरह वो अपन नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताया है। क्या बताया बताओ, समराइज कर लो चीज़ों को, एक बार सोचो, है ना, ऐसे मन में रिवाइज करने की कोशिश करे करो, ठीक है। आप जैसे मान लो गार्डन में घूमने जा रहे हो शाम के टाइम या सुबह के टाइम, तो उस टाइम आपके दिमाग में 5 मिनट ये चीज़ चलनी चाहिए, तो आपके वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। सबसे पहले तो हमने देखा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है। सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, लैंड और बिल्डिंग या फिर बोथ, ठीक है। फिर हमने सेकंड पॉइंट क्या बोला, क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटेंशन क्या है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का इंटेंशन होता है या तो किराया कमाना या फिर उसका वैल्यू बढ़ जाए, ठीक है ना, वो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। अब वो किराया चाहे आप किसी भी तरीके से कमा रहे हो, चाहे आप रेजिडेंशियल यूज के लिए आपने किराए पे दिया, चाहे कॉमर्शियल यूज के लिए किराए पे दिया, वो उस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर अपन ने डिस्कस किया कि अगर वो प्रॉपर्टी हमारे खुद के बिजनेस में काम में आती है, खुद के बिजनेस में काम में आ रही है, तो IAS 16 अप्लाई होगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और इसे बोलते हैं ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अगर वो प्रॉपर्टी हम
डेवलपर हैं, है ना, हम क्या करते हैं, डेवलप करके तुरंत बेच देते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म में सेल कर देते हैं, जैसे गोदरेज प्रॉपर्टी है या फिर कोई भी कंपनी है बड़ी बड़ी, तो हम लोग बोलेंगे कि IAS 2 का इशू है, इन्वेंट्री का इशू है। अगर हम प्रॉपर्टी जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है, हम मान लो कॉन्ट्रैक्टर हैं, किसी और के लिए प्रॉपर्टी डेवलप करते हैं, तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेज हमें रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करनी है, तो उसमें परसेंटेज स्टेज ऑफ कंप्लीशन मेथड लगता है कि जितना काम आपने कंप्लीट कर लिया उसके बेसिस पे प्रोग्रेस निकाल लो, परसेंटेज कितना काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो वो IFRS 15 का इशू है, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स का इशू है। अगर मान लो वो असेट्स जो है हम लोग अभी कहीं पे हमने इंडस्ट्री लगा रखी है अपनी, और किसी भी वजह से वी नीड टू रीलोकेट, ठीक है ना, या फिर रीलोकेट नहीं करना चाहते, केवल असेट्स को बेचना चाहते हैं, मान लो हम बिजनेस अपना क्लोज कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं असेट्स हेल्ड फॉर सेल, क्योंकि अब हम उस प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो उस पर लगेगा IFRS 5, उसका स्टैंडर्ड का नाम है नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल, नॉट ओनली असेट्स हेल्ड फॉर सेल। अगर असेट्स हेल्ड फॉर सेल होता तो इन्वेंट्री भी आ जाता वहां पे, ठीक है ना, नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल, कई लोगों को नाम में ही कंफ्यूजन रहता है। फिर और क्या रिलेटेड इश्यूज है इससे, अगर मान लो प्रॉपर्टी हमने लीज पे दी है, क्योंकि देखो ये पूरा स्टैंडर्ड जो है वो किराए रेंटल इनकम की एक सोच है यहाँ पे ना, कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हम रेंट कमाएंगे, तो ऑब्वियसली रेंट पे देंगे तो लीज इशू आ जाएगा, तो IFRS 16 की बात कुछ आएगी। तो अगर चेक करो लेसर पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करो कि ये लीज जो है कि ऑपरेटिंग लीज है कि फाइनेंस लीज है। अगर ऑपरेटिंग लीज है तो शॉर्ट टर्म लीज है, शॉर्ट टर्म लीज है तो हमारी प्रॉपर्टी हमसे कहीं दूर नहीं जाएगी, हमारी बुक्स में रिकॉर्डेड है अभी भी, तो उस प्रॉपर्टी पे आप IAS 40 लगाओगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और जो रेंटल इनकम आप अर्न करोगे हर महीने जो रेंट आएगा आपका, उसके लिए आप बोलोगे अकाउंटिंग चेक करो कहाँ पे, IFRS 16 के अंदर लीज अकाउंटिंग आप चेक करो। अगर बात करें फाइनेंस लीज की, तो फाइनेंस लीज के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी को डी रिकॉग्नाइज कर देते हैं अपनी बुक से, क्योंकि वो असेट्स हमारी चली गई है मान लेते हैं हम, तो डी रिकॉग्नाइज कर लिया आपने अपनी बुक से, तो फिर उस केस में असेट्स ही नहीं रही, तो क्या लगाओगे उस पर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं लग सकता। बात करें लेसी पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, वो मैंने आपको नहीं बताया, बट लेसी पॉइंट ऑफ व्यू से ना अब ये फर्क हट गया है कि ऑपरेटिंग लीज है कि फाइनेंस लीज है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑफ दी बैलेंस शीट आइटम्स का इशू आता था। कंपनीज क्या करती थी, अपनी लाइबिलिटीज को इग्नोर करने के लिए उसको जानबूझ के ऑपरेटिंग लीज की तरह दिखाती थी, एग्रीमेंट इस तरीके से बनाते थे कि वो ऑपरेटिंग लीज लगे। ये आगे की बात है, लीज की बात है, बट मैंने जानबूझ के आपको यहाँ पे बताया क्योंकि आपको पता भी रहना चाहिए भाई क्यों हट गया, कि फाइनेंस लेसी के लिए ये कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग और फाइनेंस वाला क्यों हटा दिया। क्योंकि लेसी क्या करता था, अपनी लीज लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड नहीं करने के लिए उसको फाइनेंस लीज के एग्रीमेंट को इस तरीके से बना देता था कि ऑपरेटिंग लीज का बन जाए वो। ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है कि असेट्स भी रिकॉर्ड नहीं करनी पड़ती और फाइनेंस लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड नहीं करनी पड़ती, ना तो असेट्स ना लाइबिलिटी। इसीलिए हम यहाँ पे ऐसा कर रहे थे, है ना। तो फिर इन्होंने बोला कि भाई अब आप ये जो डिफरेंस है ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज का, इसको खत्म कर दो। किस केस में? लेसी के केस में। और लेसी के केस में हर बार लीज असेट्स भी रिकॉग्नाइज होगी और लीज लाइबिलिटी भी रिकॉग्नाइज होगी। जब आप लेसी की अकाउंटिंग करोगे तो एंट्री पास होती है लेसी की बुक्स में हमेशा, राइट टू यूज द असेट्स अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। ठीक है, बस हाँ कुछ मिनिमम एग्जम्पशंस दी गई है दो केस में कि वो असेट्स और लाइबिलिटी को कब रिकॉर्ड नहीं करेगा लेसी, अगर वो बिल्कुल शॉर्ट टर्म लीज है। ठीक है, शॉर्ट टर्म लीज मतलब विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर है, और या फिर बहुत ही मिनिमम वैल्यू असेट्स है। मिनिमम वैल्यू असेट्स का अमाउंट नहीं बताया गया है, ये जजमेंट के ऊपर बेस है, राइट। तो बाकी स्टैंडर्ड जो है आगे की क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।